Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये टॉप लेवल एमसीक्यू होने वाला है। आप प्लेबैक स्पीड 1.25 और 1.5 कर दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो बी अटेंटिव, बी नॉट मिस, लेट्स स्टार्ट। द टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट, ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान फरमाइए। टू रेजिस्ट चेंज एंड टू रिमेन इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए, जब भी इक्विलिब्रियम की बात किया जाए तब आंसर होगा होम्योस्टैसिस। तो यू ट्राई टू आंसर, मैंने इसका आंसर बता दिया, पर आपको पता होना चाहिए सारे के सारे ऑप्शन के बारे में, क्या है एक्चुअली ये सारे चीज। देखिए, ये होम्योस्टैसिस क्या है ना, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पता है, ह्यूमन बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स हॉर्मोन्स। All hormones are released by different glands, exocrine gland, endocrine gland. Okay, तो वो जो hormones actually homeostasis maintain करते हैं हमारे बॉडी पे। कहीं पे अगर हम बहुत ज्यादा कूल टेम्परेचर में चला जाए तो फिर हमारे बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है ताकि हमारे बॉडी हॉट रह सके। अगर हम किसी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चले जाएं तो क्या करता है, स्किन बहुत ज्यादा वाटर लॉस करता है ताकि हमारे बॉडी कूल रह सके। तो resistance provided by our body, okay, to maintain an equilibrium position, हम उसे बोलते हैं होम्योस्टैसिस। इसको याद रख लीजिए, सिर्फ आप इतना याद रखिए, जब भी इक्विलिब्रियम शब्द आएगा आपको होम्योस्टैसिस पे क्लिक करना है। देन फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए, फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। देखिए, आपको पता है जो मसल बिल्डिंग के लिए जो बॉडी बिल्डर है ना, वो मसल बिल्डिंग के लिए हार्मोन्स का यूज करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हार्मोन है, इथिलीन है, टेस्टोस्टेरोन में बहुत सारे मेल हार्मोन वो लोग यूज करते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा आप बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो कि मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिक रिलीज होगा। पर एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, वो जल्द से जल्द रिजल्ट पाने के लिए आउटसाइड सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी पे। तो फिर क्या होता है, जब ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का मात्रा बढ़ जाता है, ब्लड में अगर आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करेंगे तो ब्लड में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाएगा। तभी क्या होगा, हमारे बॉडी होम्योस्टैसिस मेंटेन करेगा, मैं आपको बताया था। तो वो एक सिग्नल दे देगा, जो टेस्टोस्टेरोन रिलीजिंग ग्लैंड है, ओके, उसको एक सिग्नल भेज देगा कि ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है, अभी टेस्टोस्टेरोन नहीं चाहिए। तो रिलीजिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम आवर एंडोक्राइन ग्लैंड इज रिड्यूस्ड कंटिन्यूअसली, सो दैट क्या होगा, जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो जो कैरेक्टर आना चाहिए वो कैरेक्टर नहीं आएगा। जैसे कि आपको पता होगा, जो बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो कि मतलब बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, उनका वॉइस हाई पिच हो जाता है। इसका मतलब फीमेल वॉइस की तरह आता है आवाज। तो ये किसकी वजह से होता है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से होता है। इतना सारा एग्जांपल मैंने दिया ताकि आपको समझा सकूं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। मतलब अगर कहीं पे ज्यादा हो जाता है कोई भी चीज, तो हमारे बॉडी ब्रेन सेल्स को मैसेज भेजता है कि ये हार्मोन ज्यादा हो गया, ये एंजाइम ज्यादा हो गया, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीज होता है होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए। ओके, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। फोटोग्राफिक मेमोरी है, पर बता देता हूँ, कैरिंग कैपेसिटी मतलब एक कैपेसिटी जिसके ऊपर नहीं जा सकता। एक पेट्री से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कल्चर कर रहे हैं, एक ऐसा सर्टेन नंबर आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद अगर नंबर ज्यादा होता है तो वो आउट हो जाएगा, वो मतलब बहुत ज्यादा होकर ओवरफ्लो हो जाएगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी द मैक्सिमम कैपेसिटी, ओके, मैक्सिमम कैपेसिटी दैट कैन टेक। सिंपल भाषा में मैं बताता चलूंगा। ओके, यहाँ पे दिया गया है थ्रेटेंड स्पीशीज का डिफरेंट कैटेगरीज दिया गया है। ये IUCN रेड लिस्ट में अवेलेबल है। ये हर वक्त एग्जाम में पूछा जाता है, अभी भी पूछेगा और फ्यूचर में भी पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यू ट्राई टू आंसर, इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। पहले तो एक्सटिंक्ट आएगा, मतलब कोई जीव जो कि एक्सटिंक्ट हो गया है। देन आता है एंडेंजर्ड, देन रेयर, देन वल्नरेबल, ओके, ऐसे आएगा। तो यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, इकोलॉजी एफिशिएंसी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमारा जो
सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। पर जब प्लांट्स इस सन को ऑब्जर्व करता है, अपना फूड बनाता है, सारे के सारे एनर्जी इसमें नहीं आता, कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, ओके, एनर्जी लॉस भी हो जाता है, ओके। तो 10% लॉस ऑफ एनर्जी तो आप पढ़े होंगे इकोलॉजी में। तो ऐसे अगर ट्रॉपिक लेवल से ट्रॉपिक लेवल मूव करता है, उस प्लांट को कोई हर्बीवरस खाएगा तो एनर्जी और भी कम आएगा, बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाएगा। फिर एक कार्निवरस एनिमल हर्बीवरस को खाया तो एनर्जी और भी ज्यादा कम आएगा। ऐसे करके एनर्जी का जो सोर्स है, सोर्स में जितना होता है ईच ट्रॉपिक लेवल में 10% आता है, ओके, मतलब 90% वेस्ट हो जाता है। तो वही चीज होता है एक्चुअली इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। That it is clear from the trophic structure of an ecosystem that the amount of energy decreases, याद रखेंगे, amount of energy decreases at each subsequent trophic level। क्यों होता है? दो रीजन है। At each trophic level a part of available energy is lost। मैंने जैसे कि मैंने बोला कुछ available energy lost हो जाता है थ्रू रेस्पिरेशन, आप बोल सकते हैं थ्रू मेटाबॉलिज्म। उसको जो प्लांट या फिर जो एनिमल रेस्पिरेशन करता है, मेटाबॉलिज्म करता होगा ना, उसमें लाइफ है तो वो करेगा, तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। और एक चीज, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट थ्रू इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल एज हीट के द्वारा भी कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। डिटेल में जानने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, आप देखिए। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी द रेशियो नेट प्रोडक्टिविटी, ओके, नेट प्रोडक्टिविटी मतलब जो एनर्जी है डिवाइडेड बाय नेट प्रोडक्टिविटी एट वन लेवल बिलो, मतलब n होता है एंड n-1, मतलब n होता है हायर ट्रॉपिक लेवल, n-1 उससे जस्ट छोटा वाला ट्रॉपिक लेवल, इसमें एनर्जी कितना गैप है वही होता है डिनोमिनेटर में आएगा। तो होगा नेट प्रोडक्टिविटी एट वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेट प्रोडक्टिविटी एट द लेवल बिलो, तो वही रेशियो होता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। जैसे कि मैंने बोला हायर ट्रॉपिक लेवल डिवाइडेड बाय लोअर ट्रॉपिक लेवल, ओके। देन ये होता है ट्रॉपिक लेवल x और ये ट्रॉपिक लेवल x-1, ओके। मतलब आप बोल सकते हैं ये अगर प्लांट है, ये है हर्बीवोर्स। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज वेरी डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। देखिए ये जो होता है 5 to 20%, याद रखिए। मैं बताया था आपको 90% अराउंड लॉस हो जाता है। अगर 90% लॉस हुआ तो कितना ट्रांसफर होगा? 10% ओनली। तो 10% एनर्जी के रूल्स हम पढ़े होंगे इकोलॉजी में। तो लॉस तो इतना होता है ना, तो यही होता है एक्चुअली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जितना ट्रॉपिक लेवल आप मूव करते करते जाएंगे एनर्जी लॉस ज्यादा होता रहेगा, एनर्जी आपको कम मिलता रहेगा। सो इसलिए बोलते हैं प्लांट्स ज्यादा खाइए, प्लांट्स में ज्यादा एनर्जी होता है। फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा खाइए। अगर आप मीट मछली ज्यादा लेते हैं तो फिर क्या हो गया, वो हायर ट्रॉपिक लेवल हो गया, आपको एनर्जी कम मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी में ये बताया था, चलो ना, ओके, नॉट अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। देखिए कैरिंग कैपेसिटी क्या है, मैं आपको बताया था। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होगा एक चीजों में, एक साइट में, एक पेट्री डिश में, एक टेस्ट ट्यूब में, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, उससे ज्यादा ओवर होता है तो वो बोलते हैं ओवरशूट। तो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा होगा तो ओवरशूट होगा, ओके। यहाँ पे देखिए डिग्रेडिंग कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी इतना है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही होता है कैरिंग कैपेसिटी लाइन। अगर नीचे जाता है तो डिग्रेडेड, ऊपर जाता है तो ओवरशूट, सिंपल। जो IUCN रेड लिस्ट की मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए आप। पहले कहां से शुरू करें? देखिए थ्रेटेंड कैटेगरी से शुरू करते हैं। रिस्क ऑफ कोलैप्स, ये होता है बहुत ही ज्यादा डेंजर, आप बोल सकते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ओके। यहाँ पे देखिए एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड से जस्ट बिलो एंडेंजर्ड, उससे नीचे वल्नरेबल, उससे नीचे नियर थ्रेटेंड, उससे नीचे लीस्ट कंसर्न, ओके। और ऐसे भी कुछ हैं जो स्पेसीज का डाटा हमें अभी तक नहीं पता, ये कहाँ मिलते हैं, क्या होता है। और ऐसे भी कुछ स्पेसीज हैं जो कि हमारे ज्ञान के बाहर है, हम अभी तक उस तक नहीं पहुंचे। जैसे कि बहुत सारे समंदर के नीचे बहुत सारी ऐसे प्रजातियां आपको मिलेगा जिसको आप कभी देखे ही नहीं, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लाइट बहुत ही मिनिमम होता है,
तो उनका आकार थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहुत ही अजीब गरीब की प्राणी आपको मिलेगा समंदर के अंदर, बहुत ही डेप्थ में। तो नॉट इवेल्युएटेड कैटेगरी में वो आते हैं, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी इवेल्युएशन किया ही नहीं। ओके, और जो कोलैप्स हुआ तो सबसे ज्यादा कोलैप्स हो चुका है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, एक्सटिंक्ट हम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है नॉट ए टाइप ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन मेथड, नॉट ए टाइप ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन। पहले जान लेते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन क्या है। सिटू मींस आप याद रखिए नेचुरल, ओके, नेचुरल, नेचुरल एरिया। एक्स सिटू, इन सिटू, इन सिटू मतलब इनसाइड नेचुरल एरिया, एक्स सिटू मींस आउटसाइड नेचुरल एरिया। देखिए जो बोटेनिकल गार्डन है हम इसको आर्टिफिशियली बनाते हैं, तो ये इन सिटू नहीं होगा, ये एक्स सिटू होगा। ओके, जूलॉजिकल पार्क हम बनाते हैं तो ये एक्स सिटू होगा। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी ये नेचुरली अवेलेबल है, इसको हम ये होता है इन सिटू। और जीन बैंक ये भी हम बनाते हैं तो एक्स सिटू। ओके, जो कि नेचुरल एरिया के अंदर है वो होता है इन सिटू, जो कि नेचुरल एरिया के बाहर है वो होता है एक्स सिटू। सिंपल। आज आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यू ट्राई टू आंसर दिस आंसर आल्सो, यू ट्राई a sequence of succession the production and standing crop biomass ratio। देखिए प्रोडक्शन बायोमास रेशियो पूछा गया है। बायोमास, मुझे एक बात आप बताइए, बायोमास किस में ज्यादा होगा, सीडलिंग स्टेज में ज्यादा होगा या फिर मैच्योर स्टेज में? ऑब्वियसली मैच्योर स्टेज में बायोमास ज्यादा होगा, तो मैच्योर स्टेज में बायोमास ज्यादा होगा मतलब P/B रेशियो कम होगा। तो यू ट्राई टू आंसर, मैं आपको हिंट तो दे दिया, अभी आप बता सकते हैं। ओके, सीडलिंग स्टेज में बहुत ही कम पत्ते होते हैं, बहुत ही कम वुड होता है, वुड कम होता है, रूट कम होता है, लीफ कम होता है, तो बायोमास किससे ज्यादा होगा? पर मैच्योर स्टेज में वुड बहुत ही ज्यादा मिलता है, पत्ते बहुत ही ज्यादा होता है, ब्रांचेस बहुत ही ज्यादा होता है, रूट्स बहुत ही डेप्थ तक होता है, तो बायोमास होगा मैच्योर स्टेज में ज्यादा। यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। पहला वाला आंसर सी होगा ऑप्शन, और दूसरा वाला ए होगा। मतलब मैच्योर स्टेज में लेस देन 1 होगा प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय बायोमास रेशियो। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जैसे कि मैंने बताया कैसे कैसे आप कंजर्व करेंगे। एक्स सिटू मतलब आउटसाइड नेचुरल एरिया, इन सिटू मतलब इनसाइड नेचुरल एरिया, और ये तो हम हर्बेरियम म्यूजियम हम बनाते हैं। ओके, सब कुछ दिया गया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मेरे को लगा आपको देना चाहिए। एक स्टैंडिंग क्रॉप है, बहुत ही बड़ा वाला स्टैंडिंग ट्री है आप बोल सकते हैं, तो उसमें क्या क्या ज्यादा होगा? बायोमास ऑफ कार्निवर्स ज्यादा होगा? नहीं, बहुत ही कम होगा, क्योंकि स्टैंडिंग क्रॉप में इतना कार्निवर्स नहीं होता। बायोमास ऑफ हर्बिवरस यस मिडिल रेंज में आएगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे बर्ड्स वहां पे नेस्ट बना के रहे होंगे, कुछ कुछ स्क्वेरल्स भी रहे होंगे। ओके, वो सारे हर्बिवरस है ना। बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि पत्ते बहुत ही ज्यादा होता है, वुड बहुत ही ज्यादा होता है, सो बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर बहुत ही ज्यादा होता है। तो यही होता है ट्रिक पिरामिड बनाने का। कैसे बनाएंगे? एक स्टैंडिंग क्रॉप को इमेजिन कीजिए और उसमें जो जो आप बायोमास देखते हैं उसे इमेजिन कीजिए, कौन सा ज्यादा कौन सा लेस आप बताइए। ओके, हैजार्ड जोन मैपिंग के बारे में पूछा गया है। ओके, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ हैजार्ड जोन मैप, कहाँ पे हम हैजार्ड जोन मैपिंग करते हैं? जहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होता है, जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है, ओके, जहाँ पे फ्लडिंग एरिया होता है, वहां पे हैजार्ड जोनिंग मैप किया जाता है। ओके, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लिए। क्या क्या हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या क्या हम स्टडी करते हैं जब भी हम जाते हैं हैजार्ड जोनिंग मैपिंग के लिए? पहले देखिए, डिटेल ऑफ स्ट्रक्चरल एंड लिथोलॉजिकल सेटिंग्स। लिथोलॉजी आपको पता है ना, लिथोलॉजी क्या है? जो रॉक्स बोल सकते हैं, स्टोन उसे बोल सकते हैं। ओके, ये सारे के सारे स्टडी करते हैं हम लैंडस्लाइड के लिए, तो वो होता है लिथोलॉजिकल स्टडी। जियोमॉर्फिक फीचर रिलेटिंग टू इंस्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, स्लोप के साथ ऑब्वियसली लैंडस्लाइड को हम स्टडी कर रहे हैं, अर्थक्वेक को हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्लोप तो बहुत ज्यादा जरूरी है, कितना स्लोप है। ओके, उसके बाद सेस्मिसिटी, ये एक बहुत ही अच्छा चीज है, सेस्मिसिटी पैटर्न को भी स्टडी किया जाता है। ओके, मतलब वहां पे अर्थक्वेक एक साल में कितनी बार आता है, कितना रिक्टर सेल में कितना एफिशिएंसी से आता है, ये सारे चीज होता है सेस्मिसिटी पैटर्न ऑफ द रीजन। क्योंकि हम
लैंडस्लाइड प्रोन एरिया को स्टडी कर रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। आप ट्राई टू आंसर, आप ट्राई कीजिए आंसर देने के लिए। ओके, ये एक फॉर्मूला है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है। जैसे ऐसे अगर सवाल आता है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पर अगर आपको पता ही नहीं ऐसा कुछ, अगर आपको पता ही नहीं है अर्थक्वेक का फॉर्मूला, तो क्यों अननेसेसरी रिस्क लेना है। पर स्टिल आपको ये याद रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आ जाए, कुछ मॉडिफाइड होकर आ जाए, ओके, आप क्लिक कर सकेंगे। पहले कुछ इंपोर्टेंट एपी मींस पीक एक्सेलरेशन होता है एपी। एन होता है मीन रेट ऑफ ऑकरेंस, क्या अर्थक्वेक का रेट कितना है। टीईपी होता है टाइम इंटरवल, ओके, कितना टाइम इंटरवल में अर्थक्वेक आता रहता है। एफएपी होता है प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑब्जर्व्ड एक्सेलरेशन। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है एफ फॉर प्रोबेबिलिटी, ऐसे याद रखें। तो पूछा गया है, हम जब प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं तो एक्सेलरेशन माइनस डिपेंडेंट स्पेसिफिक हाजर कितना आएगा। देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आपको तो फॉर्मूला याद रखना है। तो याद आपको क्या रखना है, पहले 1 माइनस मतलब प्रोबेबिलिटी जितना है उसे 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये पहले कर लीजिए। उसके बाद मीन को और टाइम इंटरवल को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। मीन को एंड टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्सपोनेंशियल फैक्टर लेंगे, दैट्स ऑल। इतना याद रखिए, काम हो जाएगा आपको एग्जाम में। आंसर डी होगा ना, ऑल ऑफ द अबव, मैंने बताया था स्लाइड पे, आंसर डी, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर डी होगा। सारे के सारे हम स्टडी करते हैं लैंडस्लाइड प्रोन एरिया को, जब हम जाते हैं स्टडी करने के लिए, उसमें से सेस्मिसिटी पैटर्न था। क्या स्टडी करते हैं, ये सारी चीज हम स्टडी करते हैं। 3 कॉलम में से बनाते हैं टेबल का, और उस कॉलम में रहता है मैग्नीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ अर्थक्वेक ग्रेटर और इक्वल, मतलब कितना नंबर आता है, नंबर्स कितना नंबर पर ईयर, एफिशिएंसी क्या है, ये सारी चीज हम देखते हैं सेस्मिसिटी जब हम स्टडी करते हैं। मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि कब भी ये फर्स्ट जनरल नॉलेज के लिए ग्रेटर अर्थक्वेक कहा जाएगा अगर रिक्टर स्केल में 8 से ज्यादा आता है। माइनर होता है 3 to 4, वेरी लेस, ओके, आपको पता भी नहीं चलेगा। 4 to 5 ये बहुत ही स्मॉल, लिटिल जस्ट आपको फील होगा। मॉडरेट ये भी इतना, माइनर डैमेज होता है, मतलब ऐसे कोई डैमेज्ड रूफ है या फिर कुछ है वो गिर जाता है और कुछ नहीं। स्ट्रॉन्ग 6 से डेंजरस स्टार्ट होता है और 8 से भी ज्यादा हो सकता है रिक्टर स्केल में, ओके। सोडियम के बारे में ये सवाल, ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या पूछा गया है। इन ओशन, देखिए ओशन की बात करें, सोडियम हैज द लॉन्गेस्ट रेजिडेंस टाइम, ये एक स्टेटमेंट है, वो बता रहा है कि सोडियम होता है लॉन्गेस्ट रेजिडेंट टाइम विद इन एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द एज ऑफ द ओशन, ओके। तो रीजन क्या है, क्यों सोडियम का रेजिडेंस टाइम लॉन्गेस्ट है इन ओशन। आपको पता है ना, जो सोडियम क्लोराइड वो सॉल्ट है, तो वो भी एक तो सोडियम सोर्स है ना। द लॉन्ग रेजिस्टेंस टाइम ऑफ सोडियम रिफ्लेक्ट्स ए लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इन द मेराइन एनवायरनमेंट। वो बोल रहा है कि मेराइन एनवायरनमेंट में कोई भी रिएक्शन नहीं होता सोडियम के साथ, तो रिएक्टिविटी कम है, दैट मीन्स रिएक्टिविटी सोडियम का कम है, इट कैन फॉर्म कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स सो दैट सोडियम का रेजिडेंस टाइम लॉन्ग है। By not being readily incorporated in common sedimentary minerals, वो ये भी बोल रहा है कि सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी मिनरल्स जो है उनमें सोडियम नहीं है। Not being removed by biological reaction, ऐसे कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होता है, मतलब कोई भी बायोलॉजिकल, मेराइन बायोलॉजी आप बोल सकते हैं, मेराइन में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, जो एनिमल्स है, उनके साथ कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता सोडियम का जिसके द्वारा वो सोडियम रिमूव हो सके। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन से भी सोडियम रिमूव नहीं होता। तो असर्शन यह है, रीजन यह है। अगर ये सवाल आता तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज वाला सवाल होता, मैं इसको स्किप कर लेता, पर यहाँ पे आपको तो पता होना चाहिए सोडियम साइकिल क्या है, सोडियम
मेराइन में क्या रहा है सोडियम? ओके, तो इसका आंसर है ए। यहाँ पे मैं आंसर दे दिया हूँ क्योंकि ये एक डिफिकल्ट सवाल था। असर्शन इज करेक्ट एंड द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। सो जानेंगे सेडिमेंटरी मिनरल्स में सोडियम है कि नहीं, और एक चीज हम जानेंगे कि सोडियम साइकिल, कहां से सोडियम आता है कहां जाता है, वो तो हमें पता चलना चाहिए। ये कुछ कॉमन सेडिमेंटरी मिनरल्स आप बोल सकते हैं, क्वार्ट्ज, माइका, फेल्ड्स्पार, कैल्साइट। ओके, क्वार्ट्ज व्हाइट कलर का आप देख सकते हैं, माइका देख सकते हैं कितना बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल। कैल्साइट देख सकते हैं, फेल्ड्स्पार बहुत ही रफ। ओके, इसमें सोडियम है पर बहुत ही कम अमाउंट में है, बहुत ही कम। अगर ज्यादा होता तो सोडियम रिमूव हो सकता था, पर ज्यादा नहीं। इसका मतलब सोडियम का लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है इन ओशन। ये हमारे लिए जरूरी है। अभी हमने देख लिया कि सोडियम का ड्यूरेशन बहुत ही लॉन्ग है इन मेराइन हैबिटेट, पर स्टिल हमें जानना तो है सोडियम आता कहां से, सोडियम जाता कहां से इन आवर एटमॉस्फेयर, इन आवर एनवायरनमेंट। ओके, तो पहले यहां से कुछ देख लीजिए। जो सरफेस वाटर होता है, लसेस होता है, देखिए लॉसेस मतलब सिल्ट, जब सिल्ट ट्रांसफर होता है थ्रू विंड उसे हम लोसेस बोलते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, एवापोरेशन होके, प्रेसिपिटेशन होके, ये एवापोरेशन होके चलता है एटमॉस्फेयर में। क्या चलता है, सोडियम चलता है। सोडियम जब प्रेसिपिटेशन होता है सॉइल सॉल्यूशन में गिर जाता है, जब प्रेसिपिटेशन होता है सरफेस वाटर में चला जाता है सोडियम। ओके, तो सॉइल सॉल्यूशन में मैक्सिमम सोडियम आपको मिलेगा। तो जब एवापोरेशन होगा सॉइल सॉल्यूशन, सॉल्ट एक्युमुलेशन हो सकता है। सॉइल सॉल्यूशन से प्लांट एब्जॉर्ब करके सोडियम ले सकता है। प्लांट को एनिमल खा के एनिमल के अंदर सोडियम आता है। ऐसा भी है, सोडियम फर्टिलाइजर अगर हम सॉइल में डालेंगे तो वो सॉइल सॉल्यूशन को चला जाएगा। ओके, तो इससे सोडियम चारों तरफ, सॉइल से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से सॉइल, सॉइल टू वाटर, सरफेस वाटर, ऐसे मूव करता है। पर हम जो पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे वो सोडियम इन मेराइन, मतलब वो पर्टिकुलर ओशन की बात कर रहा है। यहाँ पे हम ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, पॉन्ड, ओके, फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सॉइल सॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर से सोडियम साइकिल होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम बियरिंग रॉक्स भी कुछ है जो कि ग्राउंड वाटर से मिल जाते हैं। वही ग्राउंड वाटर कैपिलरी होकर सरफेस वाटर में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है इवेपोरेट होके, ऐसे सोडियम चलता है। कुछ मिनरल्स है, जैसे कि मैंने बोला ना, कुछ सेकेंडरी क्ले मिनरल्स है जिसमें सोडियम है, वो वेदरिंग होके सॉइल सॉल्यूशन में मिल जाता है। तो इससे सोडियम बहुत सारे जगह पे साइकिलिंग थ्रू मूव करता है। बहुत ही क्रिस क्रॉस साइकिल है ये। पूछा गया है वेदरिंग, रेट ऑफ वेदरिंग, किसका रेट ऑफ वेदरिंग ज्यादा है, कौन रेजिस्टेंस टू वेदरिंग है, इस सारे चीज हम देखेंगे। कोल्डिंग एक्चुअली एक साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ मिनरल्स ऑफ इग्नियस रॉक टुवर्ड्स वेदरिंग। देखिए कौन स्टेबल है ज्यादा, स्टेबल ज्यादा जो है वो व्हाइट कलर का है। अभी कुछ स्लाइड पहले हमने देखा था व्हाइट कलर का एक बहुत ही अच्छा सुंदर था, वो था क्वार्ट्ज। फेल्ड्स्पार भी हमने देखा था। फेल्ड्स्पार कैसे दिखता था, फेल्ड्स्पार बहुत ही रफ था, ओके, ब्राउन कलर का था, याद है ना, वही फेल्ड्स्पार था। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, क्वार्ट्ज होता है बहुत ही रेजिस्टेंस, ओके, वेदरिंग बहुत ही तकलीफ देता है, वेदरिंग नहीं हो पाता आसानी से। ओके, तो वहीं से आपको आंसर क्लिक करना है। डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड पे है, और ऑप्शन बी, आंसर बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे के पूरे सब मिनरल्स दिया गया है एक के बाद एक। आंसर सी होगा, इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वार्ट्ज होगा। यहाँ पे देखिए आयरन ऑक्साइड जो कि हेमाटाइट मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि जिप्साइट, ओके, ये दोनों रॉक्स के मिनरल्स है। ओके, आयरन ओर आप बोल सकते हैं, ये आयरन ओर है। तो उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं क्वार्ट्ज, ये बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है। रेट ऑफ वेदरिंग स्लो मींस मोस्ट रेजिस्टेंस, और बहुत ही आसानी से कौन हो जाता है वो भी जानना है आपको। बायोटाइट, ओलिवाइन, कैल्साइट, कैल्साइट बहुत ही आसानी से हो जाता है, ओके, याद रखेंगे। हालाइट तो उससे भी,
ओके, अभी तो क्लियर हो गया। अभी तो आपको याद क्या रखना है, क्वार्ट्ज, उसके बाद आता है माइका, उसके बाद आता है फेल्ड्सपार, उसके बाद आता है बायोटाइट। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.